हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य को, अशोक के शासनकाल हमने पूरा देखा था। मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा वंश था? तो मौर्य वंश से पहले था नंदवंश। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंदवंश। नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था। अब इसके बाद मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ को किसने परास्त किया था? पुष्यमित्र शुंग ने परास्त किया था। और क्या की थी? शुंग वंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। सबसे पहले आया नंदवंश, फिर आएगा मौर्य वंश, फिर आएगा शुंग वंश, उसके बाद आएगा कण्व वंश। ठीक है, अभी हम लाइन से देखते जाते हैं। शुंग वंश, तो अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ब्राह्मण सेनापति थे, है ना। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में उसने क्या किया? बृहद्रथ को मारकर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग वंश की नींव डाली। और शुंग वंश की स्थापना की किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर आएगा हमारा कण्व वंश। ठीक है, 72 ईसा पूर्व। अंतिम शुंग शासक कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति उनके ब्राह्मण मंत्री थे वसुदेव। सातवाहन वंश। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिमुक थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अपनी राजधानी किसे बनाई थी? प्रतिष्ठानपुर को। प्रतिष्ठान, है ना, अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठानपुर को। उसने अपनी राजधानी बनाई थी किसने? शिमुक ने। शिमुक ने कौन से वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? शिमुक ने की। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक को माना जाता है। उसने राजधानी प्रतिष्ठानपुर को बनाई थी। इससे पहले कौन था? तो ये कण्व वंश का शासन था। कण्व वंश से पहले था शुंग वंश, और शुंग वंश से पहले था मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले था नंदवंश। नंदवंश के बाद आया मौर्य। मौर्य के बाद आएगा शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश। फिर आएगा हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे। राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान, जिसको क्या कहा जाता है? पैठन भी कहते हैं। ये क्या करते थे? तो ब्राह्मणों को बूदार या जागीर देने की परंपरा किसने प्रारंभ की? सातवाहन शासक ने। इसे क्या कहलाए? अग्रहार कहते थे, है ना। सातवाहन शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी था। कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिन्होंने चारों वर्णों के संरक्षक की उपाधि धारण की थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो ये सातवाहन था, है ना। सातवाहन का शासन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। कौन से एरिया में? तो ये दक्षिण भारत में मौर्य वंश के बाद सातवाहन वंश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की। राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठानपुर को। और ये ब्राह्मणों को भूदान और जागीर देने वाले पहले शासक थे सातवाहन। ये क्या कहलाए? अग्रहार कहलाए। मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में जब सबसे शक्तिशाली राज्य सातवाहन का ही था। सातवाहन के अधिकांश सिक्के किसके थे? शीशे के थे। उन्होंने तांबा, कांसे और चांदी के भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए और कांसे के सिक्के भी चलवाए थे सातवाहन शासकों ने। फिर आएगा संगम युग। संगम युग में 3 ऐसे राज्य थे जो संगमकालीन प्रमुख है। वे थे चेर, चोल और पांड्या। ठीक, ये संगम युग के प्रमुख 3 थे। चोल के संघ का सम्मेलन था। संगम साहित्य में क्या होता था? तो तमिल के जो कवि थे उनके संघ का क्या होता था? सम्मेलन, जो पांड्य राजाओं के आश्रय में आयोजित होते थे। किस भाषा के थे? तो ये तमिल कवियों के थे। तमिल टीकाओं के 3 संगम की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य के रचनाकार की ऐतिहासिक रूप में 100 से 250 ईसा पूर्व में के बीच में माना जाता है। और प्रमुख 3 राज्य कौन थे? चेर, चोल और पांड्य थे। संगम साहित्य को भी 2 भागों में बांटते हैं। और संगम काल के बाद प्रमुख तमिल ग्रंथ कौन कौन थे? तो ये थे सिलप्पदिकारम, मणिमेखलाई, जीवक और क्या थे? चिंतामणि एवं कुरल। इलांगो ने। और मणिमेखलाई किसने लिखी थी? सतनार ने। मणिमेखलाई किसने लिखी थी? सतनार ने। और सिलप्पदिकारम की रचना की थी इलांगो ने सिलप्पदिकारम की रचना की थी और मणिमेखलाई की रचना सतनार ने की थी। शक, पार्थियन एवं कुषाण वंश को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के समय बाद उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी एवं मध्य एशिया सीथियन शासन की स्थापना हुई थी। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक क्या थे? मिनांडर थे। इनका शासनकाल पूछा जाएगा 165 से 145 ईसा पूर्व तक थे। 165 से 145 ईसा पूर्व थे। भारतीय स्रोतों में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मिलिंद कहा जाता है। मिनांडर को क्या कहा जाता है? तो मिलिंद कहा जाता है। इनकी राजधानी शाकल वर्तमान में सियालकोट थी। नागार्जुन अथवा नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर कौन सी भाषा में मिलेंगे आपको? पाली भाषा की। क्या? मिलिंद पन्हो किस भाषा का है? तो ये पाली भाषा का है।
इसमें आपको क्या मिलेंगे, मीनांडर की जो नागसेन और नागार्जुन और नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मीनांडर और नागसेन के जो प्रश्नोत्तर है वह पाली भाषा के मिलिंद के प्रश्न से क्या है संकलित है। तक्षशिला के यूनानी शासक ने मगध दरबार हेलियोडोरस को दूत के रूप में भेजा था। किसे? हेलियोडोरस को। तक्षशिला के यूनानी शासक के दूत के रूप में मगध दरबार में किसे भेजा था? हेलियोडोरस को भेजा था, जिसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था और बेसन नगर गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। अब इसमें से शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? शक तो मध्य एशिया के निवासी थे। उज्जैन रुद्रदमन सर्वाधिक विख्यात शक शासक हुआ था। कौन? तो रुद्रदमन क्या था? रुद्रदमन सर्वाधिक विख्यात शक शासक था, रुद्रदमन। इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदमन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? रुद्रदमन के बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख संस्कृत में लिखे सर्वप्रथम अभिलेखों में से एक है। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। किसने लिखवाई है? तो रुद्रदमन ने, है ना। जो क्या था? रुद्रदमन क्या था? एक शक शासक था। ये कहाँ का था? तो मध्य एशिया के निवासी थे, है ना। उज्जैन का रुद्रदमन सर्वाधिक विख्यात शक शासक था। उसने क्या कराया था? जूनागढ़ में एक अभिलेख मिलती है। यह अभिलेख संस्कृत में लिखे सर्वप्रथम अभिलेख थे। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखे सबसे प्रथम अभिलेख है। रुद्रदमन ने स्वयं को व्यय से मौर्यों के समय बनाए गए सुदर्शन झील का क्या कराया था? जीर्णोद्धार करवाया था। जिसको हमने पढ़ा था कि सुदर्शन झील, प्रसिद्ध सुदर्शन झील जो मौर्य वंश के संस्थापक थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश में जिसे बनाया गया था सुदर्शन झील, उनका क्या कराया था? रुद्रदमन ने मरम्मत कराया था, है ना। इन्होंने स्वयं के व्यय से, है ना, खुद के अपने पैसे से क्या कराया था? स्वयं के व्यय से क्या कराया था? जो सुदर्शन झील था उसका क्या कराया था? इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। शकों के बाद पार्थियन आए। इनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। सबसे प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन था? तो गोंदोफर्निस थी। उसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। ये पूछा जाएगा, है ना। ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। किसके समय में आया था? तो मोदोफर्निस के समय में, है ना। ये पार्थियन शासक थे, पार्थियाई शासक थे। कौन? मोदोफर्निस। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। कब आया था? तो 50 ईस्वी पूर्व भारत में आया था लगभग। जिसकी मालाबार में क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। जिसकी क्या कर दी थी? मालाबार में सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई थी। अब कुषाण को देखते हैं। कुषाण का प्रथम शासक कौन था? कुजुल था। क से कुषाण, क से कुजुल। कुषाण वंश का शासक प्रथम शासक कौन था? तो कुजुल था। कौन था? कुजुल कडफिस था, है ना। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिस था। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। 78 ईसा पूर्व से 123 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। इनके साम्राज्य में मध्य एशिया के कौन सा? तो यारकन, काजगर और खोतान भी शामिल है। मध्य एशिया में इन क्षेत्रों को जीतने वाले कनिष्क भारतीय इतिहास का पहला शासक था। मध्य एशिया के इन क्षेत्र को सबसे पहले किसने जीता था? तो ये कनिष्क ने जीता था। कनिष्क कौन से वंश का था? कुषाण वंश का था। ये पूछा जाएगा। कनिष्क के साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। प्रथम थी पुरुषपुर, जैसे क्या कहा जाता है पेशावर, और द्वितीय था मथुरा। पहला था पुरुषपुर पेशावर, दूसरा कौन था? मथुरा था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में सिंहासनारोहण के साथ ही शक संवत प्रारंभ किया था। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने क्या किया था? अपने राज्यरोहण के साथ ही शक संवत प्रारंभ किया था। शक संवत को क्या किया था? शक संवत को प्रारंभ किया था। शक संवत किसने प्रारंभ किया? 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत को प्रारंभ किया। इसी समय क्या हुआ था? इनका राज्यरोहण हुआ था। इन्होंने 2 जगह अपनी राजधानी बनाई थी। प्रथम था पुरुषपुर, द्वितीय था मथुरा। पहला राजगृह हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। जिसको किसने आयोजित कराया था? कनिष्क ने। पहला वाला किसने आयोजित कराया था? पहला वाला कराया था अजातशत्रु ने। दूसरा कराया था कालाशोक ने। पहला था अजातशत्रु, दूसरा था कालाशोक ने, तीसरा कराया था अशोक ने, और चौथा किसने कराया था? कनिष्क ने। चौथा किसने आयोजित कराया था? कनिष्क ने। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में। कहाँ आयोजित हुआ था? वैशाली में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के थे सभाकामी, तीसरे के थे मोगलीपुत्र थे, और चौथे के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो चौथा वाला किसने आयोजित कराया था? कुषाण शासक कनिष्क ने। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। इनके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अश्वघोष एवं वसुमित्र दोनों कनिष्क के क्या थे? समकालीन थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में ही बनाई गई थी। डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा वंश आया था? सबसे पहले पढ़े थे हम नंदवंश। नंदवंश के बाद क्या आया? पहले आया नंदवंश, फिर हमने देखा मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश आया, इसके बाद आया शुंग वंश। इसके बाद कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश, है ना। नंदवंश के अंतिम शासक घना नाम थे। उन्हें की किसने हत्या की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये कौन से, ये क्या थे? तो ये ब्राह्मण सेनापति थे, है ना। पुष्यमित्र शुंग, इसने 185 ईसा पूर्व में क्या किया था? तो बृहद्रथ को मारकर मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की नींव रखी थी। फिर आया था कण्व वंश। 72 ईसा पूर्व अंतिम शुंग शासक कौन था? देवभूति। देवभूति का
उसके ब्राह्मण जो मंत्री थे, है ना, वसुदेव ने वध कर दिया और क्या की थी, कण्व वंश की स्थापना की थी। फिर आया था शातवाहन वंश। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठानपुर को और ब्राह्मणों को भूदान और जागीर देने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रथम शासक शातवाहन ही बने थे। एक क्या कहलाते थे? अग्रहार कहलाता था। सातवाहन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी था। उसने 4 वर्णों का संरक्षक की उपाधि धारण की थी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में अगर सबसे शक्तिशाली शासक था तो वो सातवाहन शासक था। सातवाहन के अधिकांश सिक्के किसके मिलेंगे? शीशे के थे। और वे कौन कौन से सिक्के भी बनाए थे? तांबे के, कांसे के, चांदी के सिक्के भी चलाए थे। फिर हमने देखा संगम साहित्य में इनमें प्रमुख थे ये तमिल साहित्य, है ना, संगम साहित्य किससे संबंधित है? तमिल भाषा से संबंधित थे। तमिल के जो कवि थे उनका क्या होता था? सम्मेलन होता था। पांड्य राजाओं के आश्रम में ये आयोजित होते थे। और 3 संगम की जानकारी यहाँ से मिलती है। संगम साहित्य के रचनाकार ऐतिहासिक रूप में 100 से कितने तक 250 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। संगम साहित्य के संगम कालीन प्रमुख राज्य थे चेर, चोल और पांड्य थे। संगम काल के बाद प्रमुख जो तमिल ग्रंथ थे शिलापतिकारम, मणिमेखलाई, जीवक, चिंतामणि और क्या थे? कुरल, है ना। शिलापतिकारम की रचना किसने की? इलांगो ने। मणिमेखलाई किसने लिखी? सतनार ने लिखी थी। शक, पार्थियन एवं कुषाण को हमने देखा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी, मध्य एशियाई, सीथियन, है ना, शीथियन शासन की क्या हो गई थी? फिर स्थापना हो गई थी। सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक था मिनांडर। क्या था? मिनांडर था। 165 से 145 ईसा पूर्व था। भारतीय स्रोतों में इसे क्या कहा गया? मिलिन कहा गया। इनकी राजधानी शाकल वर्तमान में क्या है? सियालकोट है। इसे नागार्जुन अथवा नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर कौन सी भाषा? तो पाली भाषा की मिलिंद के प्रश्न में संकलित है। तक्षशिला में यूनानी शासक के दूत के मगध में क्या हीलियोडोरस को क्या भेजा था? दूत के रूप में भेजा था, जिसने भागवत धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। हेलियोडोरस को क्या कहा जाता है? बेसनगर अभिलेख वसुदेव से संबंधित है। ठीक है, बेसनगर अभिलेख से संबंधित है। फिर हमने देखा शकों को। मूलतः शक कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। उज्जैन का जो रुद्रदमन है वो सर्वाधिक विख्यात था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील बनवाया था। उसका क्या किया था? रुद्रदमन ने बिना बेगार के लिए उनका जीर्णोद्धार किया था। और ये जो रुद्रदमन है उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। इनके अभिलेखों की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। फिर देखा हमने पार्थियन को। शकों के बाद कौन आया? पार्थियन आए। इनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। सबसे प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध पार्थियन शासक थे गोदोफर्नीज, है ना, गोदोफर्नीज। उसी के शासनकाल में कौन आया था? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस आया था। कब? 50 ईस्वी में भारत में आया था। इसकी क्या हो गई थी? मालाबार में हत्या कर दी गई थी। फिर आए कुषाण। कुषाण में सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क और प्रथम शासक कौन थे? कुजुल कटफीस थे, है ना। इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किए थे? 78 ईसा पूर्व में इन्होंने शक संवत प्रारंभ किया था। किसने? कनिष्क ने। 78 से 123 ईसा पूर्व में इसका शासन था। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने क्या किया था? शक संवत को प्रारंभ किया था। आप पूरी क्लास से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।